नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गुरुवाणी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपन कृषि विज्ञान महाकुंभ की क्लास नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। क्लास नंबर 2 और फर्स्ट पहले से अपने चैनल पर अपलोड की गई है और प्लेलिस्ट का एक सेक्शन भी बना दिया गया है। कृषि विज्ञान महाकुंभ नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, तो पहले आप उन वीडियो को चेक करें, उसके बाद में ये वाला वीडियो प्ले करें। आज के इस सेशन में अपन बिना किसी देरी के इस सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर कोई भी विद्यार्थी जो इस चैनल पे नया जुड़ा है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये क्लासें आपके लगातार होने वाली है। उसी के साथ साथ आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और लास्ट में अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। देखो, आज अपन पढ़ेंगे हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे अपन बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। देखो, हरित क्रांति है, सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखनी है कि हरित क्रांति संबंधित किससे है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, सबसे पहले तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं आपको बता देता हूं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अनाज उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनाज उत्पादन से। अनाज उत्पादन। और अनाज उत्पादन में बात करें तो कौन कौन सी क्रॉप्स आएगी अनाज वाली? सबसे पहले नंबर पे आएगी गेहूं और दूसरे नंबर पे चावल या धान। अब अपन बात करें कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। सबसे पहले यही लाइन आएगी आपके कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत की अपन बात करते हैं तो 1966-67 के बीच में, 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब अपन बात करें कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया। हरित क्रांति शब्द ये किसने दिया? तो 1968 के अंदर, 1968 में विलियम गॉर्ड ने। किसने? विलियम गॉर्ड, इन्होंने हरित क्रांति शब्द दिया। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो हरित क्रांति है इसके अपने विश्व के अंदर पिता कौन है। हरित क्रांति के विश्व में पिता, हरित क्रांति के विश्व में पिता, हरित क्रांति के विश्व में पिता। देखो, हरित क्रांति के जो विश्व में पिता है, आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर जो भी स्टूडेंट इस क्लास से जुड़ रहा है वो पहले पिछले वाले जो लेक्चर्स है उनको देखा है, तो मेरे को एक चीज बताओ आप कि जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति वो मैंने आपको बताई थी कि इसके भारत में पिता कौन है, और जो भारत के पिता है वो हरित क्रांति को लाने के लिए किससे संपर्क करे थे, वो ही सेम कौन हो जाएंगे, विश्व में पिता हो जाएंगे। तो लास्ट या फाइनल ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन होगा एन ई बोरलॉग, डॉक्टर एन ई बोरलॉग, ये विश्व में पिता हो जाएंगे। अब अपन बात करें, ये एन ई बोरलॉग है, ये एग्रीकल्चर के विश्व में पिता भी है और साथ में हरित क्रांति के भी। अब मैं बात करूं कि हरित क्रांति के भारत में पिता कौन है। हरित क्रांति के भारत में पिता, भारत में पिता, अगर भारत की बात आए तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ये चीज आपके होती है हरित क्रांति। हरित क्रांति यही कंप्लीट है। अब मैं एक चीज और आपको बताता हूं, और वो एक चीज क्या है, देखिएगा मेरे साथ साथ। नोट्स आप साथ साथ प्रिपेयर करते रहो और अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, क्योंकि ये वाले जो नोट्स है ना, ये आपको आईसीआर जेआरएफ वगैरह जो आप जेआरएफ की तैयारी करोगे बाद में, उनमें भी काम में आएगी, कंपटीशन लेवल पे भी काम में आएगी, हर एग्जाम के अंदर काम में आने वाली है। एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा आपके लिए कि आईसीआर जेआरएफ की तैयारी कैसे करें, कब करें, सारी चीज। देखो, मैं बता रहा हूं आपको, ये यहाँ पे क्या होती है, आपकी हरित क्रांति कंप्लीट होती है। एक लाइन और बताता हूं कि श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति या सफेद
क्रांति, या इंग्लिश में बोले तो व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, इनके जनक कौन है? राइट ऑप्शन क्या होगा जनक की बात करें तो? राइट ऑप्शन आपके हो जाएगा वर्गीस कुरियन। कौन होगा साथियों? वर्गीस कुरियन, ये आपके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। अब मैं बात करूं कि सफेद क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन, इतने तो अपन ने बात कर ली। तो पहले तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले और उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले आप इसका, देखो सिंपल से इसको मैं अब क्लीन कर रहा हूं आपको, इसको मैं जल्दी से अब क्लीन कर देता हूं। और नेक्स्ट जो अपना टॉपिक चलेगा वो चलेगा प्रमुख कृषि यंत्र। क्या चलेगा? प्रमुख कृषि यंत्र, कि जो मैन कृषि के रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो यंत्र है उनकी अपन बात करेंगे। अब देखो हेडिंग क्या हो जाएगी? प्रमुख कृषि यंत्र, प्रमुख कृषि यंत्र, प्रमुख कृषि यंत्र। सबसे पहले मैं यंत्र की बात करूं तो बैरोमीटर, कौन सा आएगा? बैरोमीटर। देखो जो बैरोमीटर है वो क्या करता है? वायु के दाब को कंट्रोल या मापने के लिए काम में आता है। क्या होता है इसका यूज? वायु दाब मापने के लिए, वायु दाब मापने के लिए इसका यूज कहां किया जाता है? वायु दाब मापने के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूं सेकंड नंबर पे एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो यंत्र है इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है अपने जो वायु होती है या जो पवन होती है उसकी गति नापने के लिए, उसकी गति नापने के लिए। तो वायु की गति, वायु की गति। नेक्स्ट विंड वैन, विंड वैन, ये जो यंत्र है ये देखिए वायु की दिशा को मापता है। इसका अन्य नाम और क्या हो जाएगा? वायु दिक् सूचक। इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम हो जाएगा इसका वायु दिक् सूचक, या वायु की दिशा का मापन करने वाला यंत्र। तो ये क्या करता है? वायु की दिशा को बताता है, वायु की दिशा को बताता है। माइक टेस्टिंग ऑन है कि नहीं है? ऑन है माइक। चलो बढ़िया बैटरी है, चार्जिंग वगैरह कर दिया था टीम वालों ने। विंडवेन वायु दिक् सूचक, वायु की दिशा को मापता है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं ब्यूटायरोमीटर की। कौन सा यंत्र? ब्यूटायरोमीटर। ब्यूटायरोमीटर देखो ब्यूटायरोमीटर है ये बेसिकली अपने दूध विज्ञान से संबंधित है, डेयरी साइंस से संबंधित है। और ये क्या करता है? जो दूध होता है उसमें वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। गर्भर विधि के अंदर ये काम में लिया जाता है। ब्यूटायरोमीटर गर्भर विधि में काम में लिया जाता है और वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए। तो दूध में वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए, वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट 5 नंबर पे कौन सा आएगा? 5 नंबर पे आएगा साथियों, 5 नंबर पे आप लेके चलो ब्यूटायरोमीटर हो गया, विंडवेन हो गया और उसी के साथ साथ एनीमोमीटर हो गया और एक आता है लैक्टोमीटर। कौन सा आता है साथियों? लैक्टोमीटर। देखो लैक्टोमीटर ये क्या करता है? जो दूध हो उसकी आपेक्षिक घनत्व मापने का कार्य करता है। तो क्या करेगा ये? दूध में आपेक्षिक घनत्व मापने का कार्य, दुग्ध में आपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र, आपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र, आपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र।
नेक्स्ट बात करूं मैं, तो नेक्स्ट हो जाएगा साथियों अपने लेक्टोमीटर हो गया, ब्यूटारोमीटर हो गया, एक आता है आपके टेंशियोमीटर। क्या आता है साथियों? टेंशियोमीटर। देखो 6 नंबर पे लिख देता हूं मैं, टेंशियोमीटर। टेंशियोमीटर ये जो यंत्र है, ये क्या करता है? मृदा के अंदर जो नमी होती है उसको मापने का कार्य करता है। तो मृदा में नमी मापने का कार्य, मृदा में नमी मापने का यंत्र। तो 6 यंत्र तो मैंने बता दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट यंत्र अब अपन इसको क्लीन करने के बाद में पढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले इसका जल्दी। अब इसको क्लीन कर देते हैं। इतने 2 से 3 यंत्र बच रहे हैं अपने, तो वो यहां पे बता देता हूं मैं आपको। अब देखो, एक आता है अपने जेलीमीटर 7 नंबर पे, जेलीमीटर। ये क्या करता है कि जो आपके जेम जेली वगैरह होती है उसमें जेली जो होता है, पोस्ट हार्वेस्ट से तैयार होता है जेली, तो उसमें क्या करता है? पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए बेसिकली काम में लिया जाता है। क्या होता है इसका यूज? पेक्टिन की मात्रा, पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए, पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? पेक्टिनोमीटर भी अपन इसको बोलते हैं, पेक्टिनोमीटर। एक आता है अपने पोटोमीटर। एक यंत्र कौन सा आता है? पोटोमीटर। पोटोमीटर, पोटोमीटर आता है। पोटोमीटर क्या करता है? देखो, जो वाष्पोत्सर्जन होता है, एक होता है वाष्पीकरण, एक होता है वाष्पोत्सर्जन। तो ये क्या करेगा? वाष्पोत्सर्जन होता है उसकी दर को मापता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को मापक यंत्र, या दर का मापक यंत्र भी बोल दो आप इसको, दर को मापने का यंत्र या दर का मापक यंत्र। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वरना मैं फिर इसको क्लीन करता हूं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आईसीआर और आईएआरआई के बारे में। कर दो क्लीन, ये लो। अब अपन पढ़ेंगे सबसे पहले आईएआरआई के बारे में। आईएआरआई, सबसे पहले इसका वर्तमान नाम देखते हैं अपन, प्रेजेंट में इसको किस नाम से जाना जाता है। देखो, पूरा नाम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब बात करें इसका हेड क्वार्टर कहां है, ये कहां स्थित है? हेड क्वार्टर तो ये है आपके नई दिल्ली में, प्रेजेंट में नई दिल्ली में। अब देखो, आपको एक कहानी बताता हूं आईएआरआई से रिलेटेड। 1905 की बात है, सबसे पहले लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 1905 की बात है कि इसकी जो पहले ब्रांच थी आपके आईआरआई की, वो कहां पे थी? दरभंगा बिहार, गंडक नदी के पास में थी, दरभंगा बिहार। और ये कहां पे है? आपके गंडक नदी के पास में, गंडक नदी। तो इसमें क्या हुआ? 1905 की बात है। इसकी जो पहला हेडक्वार्टर था वो कहां पे है? कहां पे था? दरभंगा बिहार में। फिर धीरे धीरे ये अपने अनुसार काम करता गया। पहले इसका नाम था इंपीरियल था। आई का मतलब क्या था? इंडियन की जगह इंपीरियल, इंपीरियल। तो पहले इसको किस नाम से बोला जाता था? देखो, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर एक दिन क्या हुआ? 1934 की बात है कि बाढ़ के कारण इसकी जो बिल्डिंग है, जो दरभंगा बिहार के अंदर स्थित थी, वो क्या हो गई? डैमेज हो गई, मतलब टूट गई, नष्ट हो गई। उसके बाद में क्या हुआ? इसको 1936
1936 के अंदर ट्रांसफर किया गया, मतलब स्थानांतरित किया गया कहां पे, नई दिल्ली के अंदर। और प्रोजेक्ट में इसका नाम क्या है, पूषा। पूषा का मतलब फिफ्थ ऑफ यूएसए, फिफ्थ ऑफ यूएसए। ये है साथियों IARI के बारे में। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कीजिए आप। अपन फिर अब पढ़ेंगे ICAR के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे ICAR। क्या पढ़ेंगे साथियों, ICAR। पहले अपन ने IARI के बारे में पढ़ लिया, अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे ICAR। देखो अपन पढ़ेंगे ICAR। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करें, फुल फॉर्म, ICAR की फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हेडक्वार्टर की बात करें कहां पे है, नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में। इसकी स्थापना की बात करें अपन, स्थापना कब हुई थी, तो 16 जुलाई 1929 में हुई थी। बात करें फर्स्ट डीजी की, इसके जो फर्स्ट डीजी है, फर्स्ट डीजी यानी कि महानिदेशक पहले, तो कौन थे, डॉक्टर बीपी पाल। कौन थे, डॉक्टर बीपी पाल, डॉक्टर बीपी पाल, ये इनके फर्स्ट डीजी थे। और उसी के साथ साथ अब बात करें कि इसके जो निदेशक है, वर्तमान में निदेशक, वो कौन है, तो निदेशक होते हैं अपने जो केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं ना, सेंट्रल लेवल पे कृषि मंत्री वो होते हैं। तो वर्तमान में कौन है, डॉक्टर नरेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर नरेंद्र सिंह तोमर। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये ICAR के बारे में आप उतार लो, ICAR के बारे में बेसिकली इतना ही आपको याद रखना है, उतार लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको क्लीन करता हूं। अपन पढ़ेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी कि ऐसी एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूनिवर्सिटी जिनका बहुत ज्यादा योगदान होता है, और मतलब आपके जो ब्रांचेस चलती है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया, इनमें बहुत ज्यादा योगदान देखने को मिला है। पहला है IVRI। देखो IVRI की फुल फॉर्म क्या होगी, तो मैं बताता हूं आपको। IVRI की फुल फॉर्म इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कि जो भारत के अंदर पशुपालन है उसके रिसर्च का इंस्टीट्यूट, भारत में पशुपालन के रिसर्च का इंस्टीट्यूट कहां पे, इज्जत नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। इज्जत नगर यूपी। नेक्स्ट में बात करूं NDDB। फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी या पूरा नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड मतलब विश्व डेयरी विकास बोर्ड या अंतरराष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। तो ये क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, आनंद, गुजरात में, आनंद, गुजरात में। ये दो आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और एक है NDDB तो बात हो गई ना, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है आपके करनाल, हरियाणा में, करनाल, हरियाणा में। अब देखो कि इन दोनों की स्थापना वर्ष कौन सी होती है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ जाती है। इसकी है 1955 और इसकी 1965। पहले ये आया था, इस चीज का ध्यान रखें। स्क्रीनशॉट लेना था वो तो आप ले सकते हो। अब अपन बात करते हैं कि सेंट्रल लेवल पे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वो,
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। देखो 3 है आपके सेंट्रल लेवल पे जो यूनिवर्सिटीज है एग्रीकल्चर से, वो कितनी है बेसिकली 3 है। अब वो कौन कौन सी है वो चीज अपन देखते हैं। पहली है आपकी CAU, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और ये पड़ती है आपकी मणिपुर, इम्फाल, मणिपुर, मणिपुर इम्फाल। एक है आपकी RLBCAU, देखो RLBCAU, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कौन सी? रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर और वही यूनिवर्सिटी। देखो इसकी जो हेडक्वार्टर होएगा वो है आपकी झांसी, उत्तर प्रदेश। झांसी की रानी है ना लक्ष्मीबाई, झांसी यूपी। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे है RPCAU, RPCAU। एक मिनट में पानी पीता हूं, पानी पी लेता हूं मैं, आप भी पानी पी लो। यहाँ क्या है ना, नेटवर्क इश्यू रहता है जहां पे मैं रहता हूँ आपकी क्लास बनाने के लिए, वहां पे नेटवर्क इश्यू रहता है। और साथ ही पोल्यूशन तो इतना है कि पूछो मत आप, पोल्यूशन बहुत है। अगर देखो यहाँ पे स्टूडियो को क्या है ना, बंद किया गया है, लॉक कर दिया मैंने, वरना लॉक खोल दूं ना तो इतनी आवाजें आए आपके पास में, इतना शोर है, मतलब पास में क्या है ना हाईवे रह गया, इसलिए। अपन थे RPCAU, इसका पूरा नाम हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अगर अपन इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो आएगा आपके पूसा समस्तीपुर बिहार, पूसा समस्तीपुर बिहार। स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले और बाकी नोट करने वाले नोट करते रहो, साथ साथ नोट्स बनाते रहो और ऐसे ही चीजों को आप पढ़ते रहो। अब अपन पढ़ने वाले हैं कि जो फसलों के प्रसिद्ध नाम है या अन्य नाम है वो अपन पढ़ेंगे। बेसिकली थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद में क्लास को अपन एंड करेंगे। छोटा सा टॉपिक है और समझने लायक टॉपिक है, क्वेश्चन भी यहां से बनता है, देख लेते हैं अपन। देखो सबसे पहले है कि फसलों के अन्य या प्रसिद्ध नाम क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो फसलों का राजा, फसलों का राजा। और एक है फसलों की रानी, फसलों की रानी। देखो फसलों का राजा अपन बोलते हैं बेसिकली गेहूं को। किसको बोलते हैं साथियों, ये चीज आप नोट करना, गेहूं। और जो फसलों की रानी हो जाएगी वो आएगी आपकी मक्का। और जो मक्का है इसको अपन मोटे अनाजों की रानी भी बोलते हैं, मोटे अनाजों की रानी, मोटे अनाजों की रानी। अब देखो नेक्स्ट है दालों का राजा, दालों का राजा। तो दालों का राजा हो जाएगा आपके चना, चना। रानी की बात करें दालों की, दालों की रानी, दालों की रानी हो जाएगी चमला या लोबिया, चमला। नेक्स्ट अपन बात करें कि तिलहनी फसलों का राजा, तिलहनी फसलों का राजा,
सोयाबीन क्या हो जाएगा? सोयाबीन। और रानी तिल। वंडर क्रॉप किसे बोलते हैं? तो सोयाबीन को। नेक्स्ट अपन बात करें 6 नंबर पे, तो देखो फलों का राजा आम, रानी लीची, जिसे अपन और क्या बोल सकते हैं? मैंगो स्टीन बोल सकते हैं। क्या साथी हो? मैंगो स्टीन। इतना बेसिक आप थोड़ा सा याद रखो, बाकी अपन कल की क्लास में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे बनाए रखें। थैंक यू।